Good morning. In class 12th, we will study today chapter number 8, Human Health and Diseases. Very important unit in class 12th, chapter 8, 9 and 10. Out of these three, we will discuss today about first chapter, Human Health and Diseases. I am revising this chapter again once today. So beta, first of all, we understood about the word or we understand about the word health. What do you mean by health? कि हेल्थ क्या होती है या एक हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे. तो बेटा डिजीज़ फ्री पर्सन और एक हेल्दी पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है. क्लास 9 में भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि डिजीज़ फ्री पर्सन या यू कैन से कि डिजीज़ एक शॉर्टर फेनोमेना है इन कंपैरिजन ऑफ हेल्थ. हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, या आप कह सकते हो कि हेल्थ अपने आप में एक बड़ी टर्म है इन कंपैरिजन ऑफ डिजीज़ फ्री. या यू कैन से कि ए डिजीज़ फ्री पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी बट ए हेल्दी पर्सन इज़ ऑलवेज डिजीज़ फ्री. मतलब हेल्थ का मतलब ये है कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अगर कोई पर्सन फिजिकली बिल्कुल ठीक है, वो मेंटली भी बिल्कुल ठीक है और वो सोशली भी अच्छा महसूस कर रहा है, या इन सोसाइटी भी वो वेलबींग की तरह रिएक्ट करता है, या सोसाइटी में भी उसकी एक हेल्दी वैल्यू है. मतलब डिजीज़ फ्री होने के लिए तो सिर्फ आपका फिजिकली ठीक होना ज़रूरी है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डिजीज़ फ्री हैं. बट हेल्दी होने के लिए आपका फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल स्टेटस भी ओके होना चाहिए और आपका सोशल स्टेटस भी ओके होना चाहिए. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई हेल्थ इज़ असेंशियल फॉर अस, या वाई हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो बेटा हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ पीपल. अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपके लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और हेल्दी रहने से या हेल्दी रख करके आप मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं. इन्फेंट का मतलब होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल्स की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. तो अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्दी रखेंगे, उसको बैलेंस डाइट देंगे, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएंगे, तो हम कंट्री में होने वाली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ या उसमें डिक्लाइन हम ला सकते हैं. और इससे हमारा खुद का लॉन्गेविटी भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक विदाउट डिजीजेज सर्वाइव करेंगे. अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी अचीव ए गुड हेल्थ, कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट शुड वी डू. तो गुड हेल्थ को अगर आपको मेंटेन करना है, तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे फेनोमेनाज को हमें फॉलो करना पड़ेगा. जैसे पहली और एसेंशियल कंडीशन है बैलेंस डाइट. फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ द फर्स्ट क्राइटेरिया इज बैलेंस डाइट. If the nutrition those are taking by you are in optimum amount of all the components of food, जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं अगर उसमें रिक्वायर्ड सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाएगी बैलेंस डाइट, है ना. ए डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन ए एडेक्वेट अमाउंट, दैट फूड इज नोन एज बैलेंस डाइट. तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी एडेक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, रफेज ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो दीज ऑल आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड.
तो अगर आपके फूड के अंदर जो भी आप मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, अगर उसमें सभी चीज़ें एडेक्वेट अमाउंट में हैं और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है, तो आप हेल्दी रहेंगे। सेकेंड थिंग रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ इज़ पर्सनल हाइजीन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि पर्सनल हाइजीन मतलब अगर आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, आप रेगुलरली बाथ लेते हैं, रेगुलरली आप अपने फेस को वॉश करते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखते हैं, आपके जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, तो आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे। और पर्सनल हाइजीन अगर आप मेंटेन कर पाएंगे तो आप किसी भी तरीके की कम्युनिकेटिव डिजीज़ से बच पाएंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बच पाएंगे, इन्फेक्शन आपको होने का खतरा कम रहेगा। थर्ड थिंग जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल आपका फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको पर डे हाफ एन आवर या 1 आवर किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज को आपको देना होगा। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप उसमें जॉग कर सकते हैं, आप उसमें वॉक कर सकते हैं, आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, आप उसमें हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप उसमें बाईसाइकिलिंग कर सकते हैं, आप उसमें जिमिंग कर सकते हैं, आप उसमें योगा कर सकते हैं। वॉट एवर द फॉर्म यू वॉन्ट टू टेक, किसी भी फॉर्म में आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स जो हैं वो डेड नहीं होंगी, वो फ्लेक्सिबल रहेंगी, आपके टिश्यूज़ टाइमली रिपेयर होते रहेंगे, वो डल नहीं पड़ेंगे। और जब टिश्यूज़ मसल्स डल नहीं पड़ेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। योगा कंसिडर हो ही गया एक्सरसाइज में। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा टॉपिक, कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज विद द कंटामिनेटेड एयर, विद द कंटामिनेटेड फूड, विद द कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कांटेक्ट और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, जो भी कंटामिनेटेड डिजीज होती हैं जो एयर से, वाटर से, फूड से या डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट टाइमली वैक्सीनेट अपने आप को करवाते रहेंगे, आप टाइमली उसकी वैक्सीन आप बॉडी में देते रहेंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जैसे फॉर ए गुड एग्जांपल हम पोलियो की बात करते हैं, कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम उसको पोलियो का वैक्सीन देते हैं। ये कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप सब फैमिलियर हैं। तो जैसे ही आप पोलियो का वैक्सीन उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उस बच्चे की बॉडी अगेंस्ट द पोलियो वायरस वो एंटीबॉडी डेवलप करेगी। और इन फ्यूचर कभी भी उस बच्चे को अगर पोलियो वायरस अटैक करेगा तो वो बच्चा पोलियो को ऑटोमेटिकली रजिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडी वहाँ पर डेवलप है। तो वैक्सीनेशन इज ऑल्सो ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और ए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग हेल्दी। तो टाइमली आपको वैक्सीनेट करवाना है बॉडी को। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अभी पहले हमने पर्सनल हाइजीन की बात करी थी, कि तो नॉट ओनली पर्सनल हाइजीन, एक्चुअली कम्युनिटी हाइजीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग हेल्दी। अगर आप खुद को साफ़ सुथरा रखते हैं और फिर आप ये उम्मीद करते हैं, आपको होप है कि आप हेल्दी रहेंगे, तो इट्स नॉट कंपलसरी। एक्चुअली आपको अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना होगा, आपको अपनी जो हैबिट्स हैं उनको सुधारना होगा। जो भी आपके घर में गार्बेज डेवलप हो रहा है या जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का आपका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको यहाँ ही कहीं फेंक दिया। अगर यहीं कहीं फेंक देंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एयर को कंटामिनेट करेगी, कहीं ना कहीं वो वाटर को कंटामिनेट करेगी, कहीं ना कहीं वो सॉइल को कंटामिनेट करेगी, और अल्टीमेटली जो सराउंडिंग है आपकी वो फाइनली आपको अफेक्ट करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रॉपर डिस्पोज आना चाहिए। उसके बाद है कि कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। वेरी गुड। अगर आपके जो टैप में जो वाटर आ रहा है अगर वो अनहाइजेनिक होगा या कंटामिनेटेड होगा तो डेफिनेटली आप गुड हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वाटर खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते। वाटर तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा जो म्यूनसिपलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। तो आपको वेक्टर्स को भी कंट्रोल करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो खुले टायर हैं या कूलर है उसमें मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ डेवलप होंगे। मॉस्किटोज़ डेवलप होंगे तो आपको मलेरिया लाइक डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि ये कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। तो हमारे को वेक्टर्स को भी क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा।
मतलब आपको हाइजेनिक फूड और वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे जिससे आपके वेक्टर्स भी क्या हो सकें, कंट्रोल हो सकें। तो दीज आर सम कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। नाउ वी टॉक अबाउट कि हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड, कि अगर कोई इंसान हेल्थ चाहिए उसको, लेकिन उसकी हेल्थ अफेक्ट कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो हेल्थ अफेक्ट हो सकती है नंबर वन जेनेटिकली। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी बच्चे के मदर फादर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है कि सेल जब डिवाइड करेगी तो वो अपना क्रोमोजोम डिवाइड करेगी, क्रोमोजोम डिवाइड करेगी तो वो अपना डीएनए डिवाइड करेगी, और जब डीएनए डिवाइड होगा तो जीन्स भी उसके डिवाइड होंगे। मतलब ये आपको पता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यू नो वेरी वेल कि जो प्रोगेनी डेवलप होता है वो अपने मदर फादर के क्रोमोजोम से डेवलप होता है। जो भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसमें हाफ क्रोमोजोम्स कम्स फ्रॉम द मदर एंड हाफ क्रोमोजोम्स कम्स फ्रॉम द फादर। अगर मदर फादर के साथ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो 50-50% चांसेस होंगे कि वो प्रॉब्लम उनके बेबी में भी आगे ट्रांसफ़र हो। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात, कि हेल्थ अफेक्ट हो सकती है नंबर वन कहाँ से, जेनेटिकली। अगर किसी के मदर फादर को कोई प्रॉब्लम है जेनेटिक तो वो ड्यू टू हेरिडिटी और ड्यू टू हेरिडिएटरी मटेरियल वो ट्रांसफ़र होगी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सेकंड प्रॉब्लम कि हेल्थ अफेक्ट हो सकती है फ्रॉम द इन्फेक्शंस, कि आपको किसी भी आपके मान लीजिए ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो आपका ब्लड कंटामिनेट हो जाएगा, और कंटामिनेट हो जाएगा तो आपको ब्लड बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगी। थर्ड थिंग है कि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल आपका जैसा लाइफ स्टाइल है उससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। मान लीजिए द वाटर यू आर यूजिंग आर कंटामिनेट, या मान लीजिए कि द फूड यू आर यूजिंग दैट आर कंटामिनेट। तो अगर आप कंटामिनेटेड फूड, वाटर, या कंटामिनेटेड एयर, पोल्यूटेड एयर, या मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ कहीं पे हैं, वेक्टर बॉर्न प्रॉब्लम जहाँ पर हैं वहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपकी हेल्थ वहाँ पर एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द हेल्थ, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हाउ वी कैन मेंटेन ए गुड हेल्थ, एंड हाउ आवर हेल्थ इज़ अफेक्टेड। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ से कवर किए। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ से हमें प्रॉफिट क्या है, अच्छा हेल्थ हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और हमारी हेल्थ किस किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। आई थिंक यू हैव नॉट एनी डाउट टिल नाउ। इफ़ यू हैव वी कैन डिस्कस इट इन फर्दर क्लास, और यू मे join me on my WhatsApp number, or you may ask your query to school management also. They transferred your queries to me. Now we talk about the second topic, disease. अब हम चलते हैं हेल्थ से एक छोटे फेनोमेना पे जिसका नाम है डिजीज। तो बेटा डिजीज वर्ड जो है वो टू थिंग्स से मिलकर फॉर्म होता है, डिस प्लस ईज। इंग्लिश में एक स्पेलिंग होती है EASY, ईजी। ईजी का मीन्स होता है आराम से या कंफर्टेबली। तो ये वहीं से डेवलप है कि अगर आपका ईज या आपका कंफर्ट किसी भी लेवल पे डिस होता है, डिस मतलब उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है बॉडी का, जो भी आपकी फिजिकल सिस्टम है उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक एग्जांपल लीजिए कि इफ़ यू आर फीलिंग हेडेक टुडे, ठीक है, और इफ़ यू आर फीलिंग स्टमक पेन टुडे, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, और इफ़ यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, you are coughing continuously, you are sneezing continuously, you have some problem in breathing, you have some problem in releasing of urine, you have some problem in your kidney, feeling some pain in your kidney region, feeling some pain in your head region, feeling some pain in your limbs, hands or feet, तो इसको हम बेटा डिजीज़ की कैटेगरी में रखेंगे। कि अगर आपका कंफर्ट लेवल, मतलब आपको मान लीजिए बैक पेन है, मान लीजिए आपको हेडेक है, आपको फीवर तो आपका कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस प्लस ईज, मतलब डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। नाउ हम आते हैं डेफिनेशन पे। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी।
ऐसी कोई भी कंडीशन अगर अराइज होती है जिससे आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर क्रिएट हो रहा हो, कि मान लीजिए आपका दिमाग प्रॉपर काम करना चाहता है बट आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको वहाँ महसूस होगा कि मेरे ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। और अगर वो माइंड या बॉडी में किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर कॉज करती है तो उसको हम कहते हैं डिजीज। आई थिंक अंडरस्टूड वेरी वेल। डिजीज का मतलब होता है डिस्टरबेंस इन ईज और डिस्टरबेंस इन कंफर्ट लेवल, कि अगर आपका कंफर्ट लेवल किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डिजीज। ओके। और जो माइक्रोब्स या जो ऑर्गेनिजम्स हमारे को डिजीज क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कि व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस, कि द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। ऐसे कोई भी माइक्रोब्स, टोटल 5 कैटेगरी के माइक्रोब्स होते हैं बेटा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। These are the category of microbes: virus, protozoa, bacteria, algae, fungus. अगर out of these 5 microbes if anything create disease in your body तो फिर वो आपके लिए कहलाएगी पैथोजन। जैसे मान लीजिए वायरस ने आपकी बॉडी को अफेक्ट किया और आपको कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम जिसको आप कहते हैं जुकाम, कॉमन कोल्ड, है ना। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका राइनो वायरस। तो राइनो वायरस अगर आपकी बॉडी में किसी भी आपने इनहेल कर लिया, या मान लीजिए आप कॉमन कोल्ड इन्फेक्टेड पर्सन के पास गए, उसने जो भी स्नीज किया तो वो जो आपने इनहेल ड्रॉपलेट्स कर लिए, वो ड्रॉपलेट्स अगर आपने इनहेल कर लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स आपने इनहेल कर लिए, तो वो राइनो वायरस आपकी बॉडी में थ्रू द नोज एंटर कर जाएगा और वो बॉडी में जाके अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और वायरस की वजह से आपको भी कॉमन कोल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में राइनो वायरस इज़ नॉन एज पैथोजन फॉर यू। उस कंडीशन में आप राइनो वायरस को कहेंगे आपका पैथोजन। मान लीजिए किसी पेशेंट को कफ है, आप उसके कांटेक्ट में गए और अगर वो आपको ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए किसी को मलेरिया है या कोई भी कम्युनिकेटिव डिजीज अगर किसी को है और आप उसके कांटेक्ट में गए और वो आपको ट्रांसफ़र हो गई, तो वो वहाँ पैथोजन होगा आपके लिए। मान लीजिए आपके घर पर कंटामिनेटेड वाटर है, मॉस्किटो ने आपको काटा और आपको मलेरिया हो गया, तो इन दैट कंडीशन द प्रोटोजोआ, actually mosquito is only a vector, actually mosquito is a vector or carrier of plasmodium parasite. Plasmodium is a type of protozoa और उस प्रोटोजोआ से आपको फिर मलेरिया हो जाएगा। तो ये आपके लिए उस जगह पैथोजन का काम करेगा। ओके, डन। आगे चलते हैं कि ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट और लिविंग ऑन इन ऑन दैम। जितने भी पैरासाइट इस दुनिया में हैं या जो भी होस्ट पे सरवाइव करते हैं वो सभी पैथोजन की तरह काम करेंगे। अगर कोई होस्ट है जो पैरासाइट को अपने ऊपर सरवाइव करवा रहा है तो वो पैरासाइट कहीं ना कहीं उस होस्ट के लिए पैथोजन का ही काम करेंगे। वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो पैथोजेंस की जो लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल होस्ट की बॉडी का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराता है, इसलिए पैथोजन वहाँ पे या इसलिए पैरासाइट वहाँ पे सरवाइव करता है। जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, पैथोजन लिविंग इन गट मस्ट सर्वाइव एट लो पीएच एंड रेजिस्ट डाइजेस्टिव जूसेज। आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में उसका पीएच होता है 1.8 या वो हाईली एसिडिक होता है। तो अगर कोई पैथोजन हमारे स्टमक में पाया जा रहा है या गट में पाया जा रहा है तो कॉमन सी बात है कि वो उस पीएच में सर्वाइव कर रहा है, तभी तो वो वहाँ रहेगा। अगर वो उस 1.8 पीएच को रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पैथोजन अगर किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स वो उस ऑर्गन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है, तभी तो वो वहाँ सर्वाइव करेगा। अगर वो उस ऑर्गन में, जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल ये है HCl वाला, कि स्टमक में जो हमारे HCl रिलीज होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो हाईली एसिडिक होता है, 1.8 उसकी पीएच होती है। तो 1.8 पीएच का मतलब हो गया हाईली एसिडिक, क्योंकि 7 पीएच पे न्यूट्रल होता है और 7 से आप 0 की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाएगी और 7 से 14 की ओर जब मूव करेंगे तो बेसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएच वैल्यू 1.8।
तो ऑन 1.8 pH वैल्यू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज़ वेरी हाई। तो अगर कोई पैथोजन वहाँ सर्वाइव कर रहा है तो इट मीन्स हिज बॉडी इज कैपेबल टू रेजिस्ट द डाइजेस्टिव जूस और हिज बॉडी इज कैपेबल टू रेजिस्ट द हाई एसिडिक pH HCl। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि डिजीजेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें तो डिजीजेज होती हैं एक्चुअली 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस। वेरी कॉमन थिंग फॉर यू, स्टडीज मैनी टाइम्स ऑलरेडी। एक डिजीज का वो टाइप होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसफ़र हो सके। ट्रांसफ़र का मतलब उसके लिए पर्सन एक इन्फेक्टेड होना चाहिए। हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को तो डिजीज ट्रांसफ़र होगी नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये है कि इफ़ एनी इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफर देयर प्रॉब्लम टू द हेल्दी पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई प्रॉब्लम है और वो किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए तो दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कंसिडर्ड एज इन्फेक्शियस डिजीजेज। जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस है, टिटनेस है, HIV है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटिव डिजीजेज और इन्फेक्शियस डिजीजेज। दोज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इजीली बाय द मीडियम्स। मीडियम उसका कुछ भी हो सकता है। कोई डिजीज़ हो सकता है एयर से ट्रांसफ़र होती हो, कोई वाटर से ट्रांसफ़र होती हो, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होती हो, कोई वेक्टर से ट्रांसफ़र होती हो। बट अगर वो ट्रांसफरेबल है तो दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नॉन एज इन्फेक्शियस। सेकेंड टाइप जो डिजीज़ का है वो है नॉन इन्फेक्शियस, कि ऐसी कोई डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मान लीजिए कि मुझे कैंसर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और अगर आप मुझसे मिलने मेरे घर आते हैं तो क्या आपको कैंसर थोड़े होना हो जाएगा? नहीं होगा ना, बिकॉज कैंसर इज़ द मासेज ऑफ सेल। कैंसर का मतलब ये है कि मेरी बॉडी में जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो चुकी, और डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि मेरी बॉडी बहुत तेज़ी से सेल फॉर्मेशन कर रही है। तो अगर आप मेरे से मिलने हॉस्पिटल आते हैं या आप मेरे से मिलने घर आते हैं या मैं किसी से मिलता हूँ सोसाइटी में, फैमिली में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मेरा बॉडी फेनोमेना उसको दे दूंगा। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है कि दोज कांट बी और दोज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। ओके ओके। नाउ वी टॉक अबाउट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि हम यहाँ कुछ ऐसे डिजीजेस के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली इन्फेक्शियस होती है थ्रू द एजेंट्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ हेलमिंथ। एस्केलमेंथीज और प्लेटियलमेंथीज आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है इन क्लास 11th। तो पहला है, मैं फिर रिवाइज करवाता हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेरियस पैथोजेंस और वेरियस मीडियम ऑफ पैथोजेंस। तो पहला टाइप है पैथोजन का बैक्टीरिया। दोज कैन बी ट्रांसफर द इन्फेक्शियस डिजीजेज फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। सेकेंड इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है वायरस, एक हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट प्रोटोजोआ, एक इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है फंजाई, और फाइनली इन्फेक्शियस एजेंट पांचवा हो सकता है हेलमिंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ बैक्टीरियल डिजीज के। बैक्टीरियल डिजीजेज का मतलब हो गया दोज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो टाइफॉइड है, न्यूमोनिया है, डिप्थीरिया है, बैक्टीरियल डाइजेंट्री है और प्लेग है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ये आपको याद रखने हैं। वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गिव एनी टू डिजीजेज दोज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपको आंसर देना होगा टाइफॉइड, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डाइजेंट्री और प्लेग। दीज आर 5 एग्जाम्पल दोज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। फिर है वायरल डिजीजेज। तो वायरल डिजीज में जैसे मैंने आपको भी एक कॉमन कोल्ड का एग्जांपल दिया था और एक मैंने आपको पोलियो का एग्जांपल दिया था। दीज बोथ आर द वायरल डिजीजेज। मतलब ये है कि इनको फैलाने वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो वायरस होता है। ये बीमारियां वायरस से फैलती हैं। थर्ड है प्रोटोजोन डिजीजेज। तो वो बीमारियां जो किसी प्रोटोजोन मीडियम से फैलती हो या प्रोटोजोआ से फैलती हो। तो उसमें एग्जाम्पल कंसिडर होंगे, एक तो मलेरिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, और एक अमीबियासिस। फिर है
फंगल डिजीजेज, जो भी आपकी स्किन में रिंगवर्म की प्रॉब्लम होती है, दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है, ये एक्चुअली फंगल प्रॉब्लम है, ये फंगल डिजीज है। और इसमें एग्जाम्पल आएगा, कॉमन एग्जाम्पल रिंगवर्म। फिर है हेलमिंथ डिजीज, कि जो वेरियस टाइप ऑफ वॉर्म्स होते हैं, ये आपको कौन कौन से डिजीज प्रॉब्लम या इनमें कौन सी स्पीसीज हैं जो डिजीज क्रिएट कर सकती हैं। तो इसमें है एस्करियासिस, फिलेरियसिस और टीनियसिस। एस्करियासिस, फिलेरियसिस और टीनियसिस, ये कुछ डिजीजेज के नेम हैं जिनको बाय द हेलमिंथ ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, या ये हेलमिंथ से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दीज डिजीजेज इन एक्सप्लेनेटरी मैनर। अब हम इन पांचों से होने वाली बीमारियों को वन बाय वन बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताएंगे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताएंगे, इसके होने के बाद पेशेंट में आने वाले सिम्टम्स बताएंगे, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज डिजीजेस। हैव ए गुड डे, मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय।